तो हम पिछले 6 महीने से लेके ऑलमोस्ट 1 साल से यहाँ पे बहरमपुर में आ रहे हैं। मैं डॉक्टर लालचंद, डॉक्टर समर्थ आर्य हैं। तो हम दोनों मणिपाल हॉस्पिटल ओल्ड एयरपोर्ट ब्रांच से हैं, बेंगलोर से। तो पिछले 6 महीने से 1 साल से यहाँ पे हर अल्टरनेट मंथ हम यहाँ पे आते हैं ओपीडी करने के लिए। तो मैं कुछ यहाँ पे आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो भी हमने देखा है पिछले 6 महीने में, 1 साल में। तो उस दौरान हमने देखा है कि यहाँ पे बहरमपुर में कॉमनली आपको ये दिखता है कि जिसको हम बोलते हैं कि रूमेटिक हार्ट डिसीज़, मतलब ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको हम रूमेटिक फीवर भी बोलते हैं, जो बचपन से आता है, जिसमें कॉमनली बहुत सारा अपना हार्ट के अंदर जो वाल्व्स रहते हैं, उस जनरली 4 वाल्व्स रहते हैं, उसमें से कोई भी वाल्व इसमें अफेक्ट हो सकता है। तो वाल्व का प्रॉब्लम हो सकता है, वाल्व छोटा हो सकता है या वाल्व लीक हो सकता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि डिजेनरेटिव हार्ट वाल्व डिसीज़, जिसमें माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व हो सकता है, ओटिक वाल्व जो एज के हिसाब से हो सकता है। तीसरा है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, जो अपना लाइफस्टाइल रिलेटेड रहता है, डाइट रिलेटेड रहता है। और चौथा है जो बच्चों में दिखता है, जिसको हम बोलते हैं कंजेनिटल हार्ट डिसीज़, तो बचपन से ही रहता है, वो तो जेनेटिक डिफेक्ट है। तो अलग अलग स्पेक्ट्रम हम यहाँ पे देखते हैं, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग टाइप का हार्ट डिसीज़ हम देखते हैं। तो ओवरऑल इसमें एक ही है कि जब ये पेशेंट्स सही वक्त पर आते हैं, मतलब सही वक्त पर दिखाते हैं, तो इसका इलाज बहुत आसान है। मतलब उसमें वाल्व रिपेयर कर सकते हैं या वाल्व रिप्लेसमेंट कर सकते हैं या बच्चों का ऑपरेशन कर सकते हैं या बाईपास ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन सही वक्त पर आना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उस दौरान हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं, उसका आगे कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके ऑपरेशन के बाद कैसे उसका फॉलोअप मेंटेन किया जाए। और अगर दूसरा बात ये है कि अगर बहुत सारे लोगों के में अवेयरनेस फैलता गया तो ये इसको बहुत हद तक प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उसका आउटकम भी अच्छी तरह से बदल सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला है कि वाल्व रिपेयर में जैसे खुद का पेशेंट का वाल्व भी हम बचा सकते हैं अगर इनिशियल स्टेज में अगर आते हैं तो, क्योंकि वाल्व तब तक ख़राब नहीं हुआ रहता है। जब बहुत ख़राब हुआ रहता है तो उसको बदलना ही पड़ता है। तो उसमें अलग अलग मैकेनिकल वाल्व करके रहता है, टिश्यू वाल्व करके रहता है, उसको हम डाल सकते हैं। जैसे कि बाईपास का ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जो जिसको हम बोलते हैं कि नस का बीमारी, जो एज रिलेटेड है और लाइफस्टाइल रिलेटेड है, तो वो अगर हो गया तो बाईपास करना पड़ता है। लेकिन इसमें भी उनको थोड़ा जल्दी आना बेहतर है। मतलब हार्ट अटैक होने के पहले अगर आ गए, मतलब तब क्या होता है कि हार्ट का फंक्शन प्रिजर्व्ड रहता है, तो उसका जो लॉन्ग टर्म जो आउटकम है वो भी बेहतर रहता है। ठीक उसी तरह जो बच्चों में ऑपरेशन, मतलब जो प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं कि कंजेनिटल हार्ट डिसीज़, जिसमें अलग अलग टाइप का होल रहता है, जिसको हम बोलते हैं एट्रल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या रहता है, अगर सही वक्त पर आते हैं तो लंग का प्रेशर उनमें कम रहता है, तो ऑपरेशन करने के बाद उसका जो आउटकम आता है वो बहुत ही बेहतर आता है। अगर वो उसमें भी उन्होंने बहुत देरी कर दिया तो लंग का प्रेशर बढ़ जाता है और सेम ऑपरेशन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो अवेयरनेस इसमें क्या है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप सब लोगों को यही मैसेज देना है कि जितना भी, मतलब सब किसी के लिए, छोटा हो बड़ा हो, एक स्क्रीनिंग जिसको हम बोलते हैं कि जैसे कि ईसीजी, इको, एक्सरे, ये सिंपल चीज़ करने से भी बहुत सारा प्रॉब्लम पता चल जाता है। अगर व्यक्ति कोई बड़ा है, बड़ा आदमी है, तो ट्रेडमिल टेस्ट कर सकता है, इको कर सकता है या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम कर सकता है, जिसको एडमिशन का भी ज़रूरत नहीं। ये सब करने से क्या है कि डिसीज़ बहुत जल्दी दिखता है और उसका इलाज भी बहुत। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर समर्थ आर्या हूँ, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड रोबोटिक सर्जन एट मणिपाल हॉस्पिटल ओल्ड एयरपोर्ट रोड। मैं अभी जैसे कि डॉक्टर लालचंद ने बताया, इधर ऑलमोस्ट 1 साल से आ रहे हैं। हर ऑल्टरनेट मंथ आते हैं ओपीडी करने के लिए, मतलब पेशेंट देखने के लिए इधर। तो ऑर्थोपेडिक से के हिसाब से जो पेशेंट देख रहे हैं इधर मुर्शिदाबाद में, हम जो पेशेंट हमारे पास आते हैं ऑलरेडी बहुत देरी हो चुका होता है। मतलब जॉइंट का, स्पेशली जॉइंट का डैमेज जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका होगा। तो जॉइंट में क्या होता है, कार्टिलेज रहता है, 2 हड्डी जब एक के पास एक आता है तो जब कांटेक्ट होता है वो लेयर को कार्टिलेज बोलते हैं, मतलब सॉफ्ट जेली जैसा रहता है। तो ये जेली रहने से जब मूवमेंट होता है, स्पेशली नी या हिप में, वो फ्रिक्शन नहीं पड़ता है, मतलब आसानी से मूवमेंट हो जाता है। बट क्या होता है, धीरे धीरे कई कारण के वजह से ये कार्टिलेज घिसना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको अलग अलग स्टेज में प्रोग्रेस होता है। ये जो है आर्थराइटिस अलग अलग स्टेज में प्रोग्रेस होता है। स्टार्टिंग स्टेज को ग्रेड 1 बोलते हैं, जाते जाते वो ग्रेड 4 हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100% वेयर एंड टेयर।
ये एज के हिसाब से मतलब आफ्टर द एज ऑफ 40 के ऊपर ये कार्टिलेज जो है थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और घिसना स्टार्ट होना, ये नॉर्मल बात है। बट ये जो वेयर एंड टेयर का रेट जो है हर आदमी में डिफरेंट होता है। जैसे कि कई जन में 60 में पूरा आर्थराइटिस हो सकता है, कहीं में 80 में हो सकता है। इसको प्राइमरी आर्थराइटिस बोलते हैं, मतलब जो एज के हिसाब से होता है उसको प्राइमरी आर्थराइटिस बोलते हैं। उसके अलावा होता है सेकेंडरी आर्थराइटिस, मतलब जो प्रीवियसली डैमेज हो चुका होगा किसी भी कारण की वजह से, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ कार्टिलेज डैमेज हुआ होगा, या पेशेंट को इन्फेक्शन होकर कार्टिलेज डैमेज होना, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो खून में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है उसके वजह से कार्टिलेज डैमेज होगा, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये यंगर पीपल में भी दिख सकता है। ये सेकेंडरी आर्थराइटिस जो है कंपैरेटिवली बहुत अर्ली आ जाता है। तो हमारा पेशेंट्स जो आते हैं इधर बहरमपुर में, तो वो अगर अर्ली स्टेजेस में आते हैं जैसे कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में, तो इसका इलाज बहुत आसान होता है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से, मतलब ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना वो कम करना चाहिए, ज़मीन पे बैठना अवॉइड करना चाहिए। अगर ओबेसिटी है तो बॉडी वेट कम करने से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है सिंपल मेथड्स है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। अगर इसमें कम नहीं हो रहा है, नेक्स्ट हम थोड़ा टैबलेट्स स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसमें पेन कम होता है। उसके अलावा कार्टिलेज स्ट्रेंथनिंग सप्लीमेंट टैबलेट्स होती है और इंजेक्शंस का भी ऑप्शन होता है। इसके अलावा हम जो करते हैं वो फिजियोथेरेपी है, मतलब व्यायाम है, एक्सरसाइज करने के लिए जिसकी वजह से जो बोन्स और जॉइंट्स के सराउंडिंग मसल होती है उससे स्ट्रांग होता है। तो ये सब जो मोडालिटीज़ है ये आसान सा है, मतलब अर्ली स्टेजेस में प्रेजेंट करने से इसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और जॉइंट पेन जो है वो कंट्रोल हो जाता है। बट लेटर स्टेजेस में जो आते हैं, जिसका ज़्यादातर पॉपुलेशन इधर हमारे पास जो आता है ये लेटर स्टेजेस में आता है। अगर ये स्टेज में आ गए तो कार्टिलेज जो है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं, मतलब रक्त संचारण नहीं है। जैसे कि स्किन में कट होता है तो अच्छे से हील होता है क्योंकि उसमें खून है। ये कार्टिलेज जो है ये गाड़ी की टायर जैसा होता है या ग्लास की जैसा, एक बार डैमेज हो जाता है वापस नहीं आता है। तो इसको ठीक करने के लिए तब ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ता है। बहुत सारा ऑपरेशंस का ऑप्शंस है। अगेन ग्रेड 3 अर्ली ग्रेड 4 में आते हैं तो आर्थ्रोस्कोपी करके जो लूज बॉडीज़ होता है बोन के घिसाव की वजह से, तो छोटा छोटा हड्डी जो पीस होके आता है उसको निकाल सकते हैं और थोड़ा ट्रिमिंग कर सकते हैं जो फ्रेड आउट कार्टिलेज होता है। उसके अलावा माइक्रो ड्रिलिंग कर सकते हैं थोड़ा कार्टिलेज स्टिमुलेशन करने के लिए, और वेट बेयरिंग एक्सेस चेंज करने के लिए डिफरेंट ऑस्टियोटमीज होता है। जैसे कि मोस्ट कॉमनली सीन है वायरस आर्थराइटिस, मतलब मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस जो घुटने की अंदर की तरफ होता है, उधर कॉमनली होता है, तो उसको एंगल को चेंज कर सकते हैं। बट ये सब जो सर्जरीज है ये टेम्पररी है, मतलब इसमें परमानेंट इलाज नहीं मिलता है। जाते जाते आर्थराइटिस जो है कार्टिलेज उधर ही रहने से थोड़ा बढ़ता है। तो परमानेंट सोल्यूशन जो एडवांस आर्थराइटिस में है वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसमें हम पूरा जॉइंट को निकाल के इम्प्लांट से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि पहला ये जो गैप कम होके हड्डी घिसता है वो पूरा स्टॉप हो जाता है और गैप रिस्टोर होता है। दूसरा है बेंट नी को स्ट्रेट कर देता है। सेम है हिप में बॉल और सॉकेट को चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि वो बॉल से घिसाव जो हो रहा है वो पूरा स्टॉप हो जाएगा। अभी इतने साल हम कन्वेंशनल तरीके से कर रहे थे, मतलब जिग्स अटैच करके मेजरमेंट्स आंख से देख के वो कर रहे थे। बट अभी तो ऑलमोस्ट लास्ट 4-5 ईयर से रोबोट से कर रहे हैं। रोबोट यूज़ करने में हमारा एक्यूरेसी जो है 0.1 मिलीमीटर और 0.1 डिग्री तक, मतलब जो ह्यूमन आंख दिख भी नहीं सकता वो रोबोट हमारे लिए मदद करता है सर्जरी करने में। तो रोबोटिक सर्जरी करने से अलाइनमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट होता है। डैमेज टू आर्टरी, नर्व, वेजल, एनी वाइटल स्ट्रक्चर वो पूरा स्टॉप हो जाता है, क्योंकि रोबोट जब यूज़ करते हैं उसमें हैप्टिक बाउंड्रीज बोल के सेफ्टी बाउंड्री होता है जो सिर्फ हड्डी को कट करता है। जब लिगामेंट या आर्टरी, नर्व कुछ आता है, एनी वाइटल स्ट्रक्चर, तब सॉ जो है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। और जो हमारा इंसिशन रहता है ऑलमोस्ट 30 to 40% कम रहता है। जो हड्डी हम काटते हैं बेयर मिनिमम, मतलब बहुत बहुत थिन हड्डी काटते हैं, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से हॉस्पिटल में पेशेंट्स सर्जरी के बाद 2-3 दिन बस रुकते हैं, ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन का नेक्स्ट डे से ही वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं।
ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है इसके बाद कंपलसरी फिजियोथेरेपी 4 हफ्ता चाहिए ही, क्योंकि मूवमेंट जो है वो पूरा आना चाहिए और मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए। बाई 4 वीक्स वो जो वॉकर यूज़ करते हैं उसका भी ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। बाई 6 वीक्स यूजुअली दे गो बैक टू देयर नॉर्मलसी। तो हम लोग चाहते हैं ये अवेयरनेस आप मुर्शिदाबाद के जन में स्प्रेड करें, ताकि वो हमारे पास जल्दी ही आके जो अच्छे से इलाज हो सकता है, मतलब बिना सर्जरी का उनको दवाई दे के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके थोड़ा फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं, तो वो बेटर है। तो धन्यवाद। सर बोल रहे हैं कि आप लोग तो महीने में एक बार या 2 बार आते हैं। 2 महीने में एक बार 2 महीने में एक बार, लेकिन जो दिक्कत जो है यहाँ का जो पेशेंट पार्टी है, पेशेंट है वो तो अभी दिक्कत हो जाए तो इमरजेंसी में क्या मिलेगा? हमारा वीडियो कंसल्टेशन ऑप्शन है इधर। सो मतलब इमरजेंसी में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा मणिपाल का जो टीम है वो इधर भी है, सो उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ इमरजेंसी है, मतलब जान का खतरा अभी है, तो इधर कुछ फर्स्ट एड करके पेशेंट को स्टेबलाइज करके बाद में ट्रांसफ़र करने का भी कोशिश कर सकते हैं। बट अगर उधर ऑपरेशन करके इधर फॉलोअप करना है तो उसके लिए तो हम आ रहे हैं, तो हम वी आर ऑलवेज अवेलेबल। और जो पेशेंट्स को है हमारा यूजुअली हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स पता होता है, और हमारा ओपीडी में मतलब आउट पेशेंट में वीडियो कंसल्टेशन का भी ऑप्शंस होता है। हार्ट के लिए भी ऐसी कुछ है? सेम सभी डिपार्टमेंट के लिए है, मतलब वीडियो कंसल्टेशन। मुर्शिदाबाद में हार्ट का स्पेशलिस्ट नहीं है, हार्ट का वही अच्छा डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन हाँ। जो देखा जा रहा था यहाँ पर जो हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कोलकाता जाना पड़ता है, या फिर वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। नहीं, जैसे सेम जैसे डॉक्टर समर तारे उन्होंने बोला है कि पहले आप प्राइमरी एड यहाँ पे ले लो, मतलब स्टेबलाइज कर लो, सब कुछ सही है, आप आराम से आ सकते हो, फिर डेफिनेटली आप बेंगलोर आके ट्रीटमेंट ले सकते हो। मतलब ज़्यादातर केस में आपने देखा तो सब ऑपरेशन सिलेक्टिव ही रहता है, बहुत रेयरली किसी को इमरजेंसी का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे आप स्टेबलाइज करके कलकत्ता जाके स्टेबलाइज करके फिर आप बेंगलोर डेफिनेटली आ सकते हो। उसके लिए बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब हमारे लोग हैं वो आपको डेफिनेटली उसमें हेल्प कर सकते हैं इसमें। और कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आपसे? What is the preventive step the good is heart? हाँ, मतलब हार्ट के लिए सबसे अच्छा क्या है बोल रहे हो? मतलब क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हेल्दी घर का खाना, जैसे कि ज़्यादातर आप वेजिटेबल सब्जी खाओ, फल खाओ। अगर मीट ही खाना है, मतलब नॉनवेज ही खाना है, तो आप लीन मीट जिसको हम बोलते हैं कि जैसे कि चिकन और फिश जो लेस ऑयल है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं रहना चाहिए, सब एक बैलेंस में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सैलड और रेगुलर एक्सरसाइज वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एरोबिक एक्सरसाइज, थोड़ा रेजिस्टेंट ट्रेनिंग और अच्छा नींद, और स्ट्रेस को मैनेज भी करना आना चाहिए। आजकल आप देख रहे हो कि किसी भी प्रोफेशन में स्ट्रेस रहता ही रहता है, हमको भी रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, लेकिन उसको मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। Which food are avoid factor हाँ। hearts? नहीं, ज़्यादातर मतलब सबके लिए कि ज़्यादा जो वाइट शुगर रहता है, जिसको हम बोलते हैं वाइट शुगर या वाइट सॉल्ट, ये सब किसी भी फॉर्म में, या फैट जिसको हम बोलते हैं कि सैचुरेटेड फैट, ये सबको एक लिमिट में रखो आप। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा बंद ही करो, एक थोड़ा लिमिट में, मतलब लिमिट सबके लिए मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। Red meat affect the heart. हाँ, डेफिनेटली रेड मीट में क्या रहता है कि सैचुरेटेड फैट सबसे ज़्यादा रहता है, तो कभी तो एक बार ठीक है, लेकिन आप रोज़ वही खाते रहोगे तो किसी के ऊपर भी असर हो सकता है। जी, आपका हड्डी का जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो विटामिन डी और कैल्शियम है। विटामिन डी जो मिलता है वो ज़्यादातर सनलाइट से मिलता है, जो 11 o'clock आफ्टरनून से 1 बजे तक आफ्टरनून जो सनलाइट होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोन हेल्थ। बट ज़्यादातर लोग अभी बाहर मतलब दोपहर को वॉकिंग कहाँ जा सकते हैं। एटलीस्ट 5 to 10 minutes ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट इन दिस टाइम 11 AM to 1 PM बहुत अच्छा होता है हड्डी के लिए, और हड्डी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रीमॉडलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए इट इज़ वेरी गुड। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो तो ऑलमोस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स में मिलता है, और मसल्स के लिए विटामिन B12 भी इंपॉर्टेंट, विटामिन B12, विटामिन डी, ये हरी सब्जी जो है उसमें मिल जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है वो मिल जाता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, ताकि मसल्स जो है बोन को अच्छे से रीमॉडल करें
और बोन्स जो है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, एंड टू कीप योर वेट इन चेक, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो आर्थराइटिस इंडिया में जो आर्थराइटिस केसेस है वो ज़्यादातर ओबीस लेडीज़ में होता है, मतलब जो वेट ज़्यादा होता है महिला में उनमें ज़्यादा स्पेशली घुटने का आर्थराइटिस होता है। तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर बॉडी वेट। अगर ये सब नहीं कर पा रहा है तो ये सप्लीमेंट्स का ऑप्शंस तो है, मतलब विटामिन डी का, कैल्शियम का सप्लीमेंट्स तो है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एटलीस्ट वंस एवरी ईयर या वंस इन 2 ईयर्स, एक बार 2 साल में एक बार ब्लड टेस्ट करके आपका कैल्शियम, विटामिन डी, B12 लेवल ये सब चेक करके अगर ज़रूरत पड़े तो उसका इलाज लेना चाहिए, मतलब सप्लीमेंट टैबलेट्स। अगर बहुत कम होता है तो इंजेक्शंस का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये लेवल्स जो है अच्छे रेंज में रखने से आपका हड्डी और मसल का हेल्थ अच्छा रहता है। बहुत सारे हॉस्पिटल है यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि हार्ट और बोन डिजीज का हम लोग भी इलाज करते हैं, लेकिन पेशेंट मणिपाल को किस चीज़ को चूज करें? देखिए, हमारा मणिपाल हॉस्पिटल जो ओल्ड एयरपोर्ट रोड का ब्रांच है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लैगशिप हॉस्पिटल, मतलब मेन ब्रांच। अभी मणिपाल का जो है ऑलमोस्ट 50+ हॉस्पिटल्स है पैन इंडिया, तो ये ओल्ड एयरपोर्ट रोड का है, ये मेन ब्रांच है, मतलब फ्लैगशिप हॉस्पिटल, हेडक्वार्टर्स जैसा। दिस इज़ वन ऑफ द क्वार्टरनरी केयर हॉस्पिटल्स, मतलब जो कहीं भी मैनेज नहीं कर सकते वो इधर आ जाते हैं, क्योंकि इधर व्हेन अ पेशेंट एंटर्स द हॉस्पिटल, जब पेशेंट हॉस्पिटल अंदर जो आता है, जो भी चाहिए सब डिपार्टमेंट है और हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं। तो एनी फैसिलिटीज़ यू नेम इन इंडिया वो मणिपाल हॉस्पिटल ओल्ड एयरपोर्ट रोड में अवेलेबल है। तो ऑल द केयर इज़ पॉसिबल अंडर अ सिंगल रूफ। तो ये एडवांटेज होता है हमारा हॉस्पिटल में, बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ जो हम ऑफर कर सकते हैं वो कहीं और अभी अवेलेबल नहीं है। तो मतलब दिस इज़ अ कंसिस्टेंट केयर ओवर 30 ईयर्स। ये नया हॉस्पिटल नहीं है, आज या कल नहीं है। बहुत सारे बंगाली पॉपुलेशन आते हैं उधर, तो उनको भी एक्सपीरियंस है। तो दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट वी हैव गेन्ड ओवर सो मेनी ईयर्स। So this is what we offer at मणिपाल हॉस्पिटल। कार्ड है वो अवेलेबल है क्या? आयुष्मान? नहीं, ये जो हॉस्पिटल है दिस इज़ प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। तो आयुष्मान कार्ड वी कांट यूज़ इन एनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बट हमारा जो है बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज़ होता है, कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है। तो अगर पेशेंट्स इधर आके इफ दे आर नॉट एबल टू मैनेज तो थोड़ा डोनेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक दैट। थोड़ा डिस्काउंट भी दे सकते हैं इफ़ पेशेंट इज़ नॉट अफोर्डेबल, स्पेशली जो नीडी है, जिनका इसका ट्रीटमेंट का बिल्कुल ज़रूरत है, तो हम वी हैव दोज ऑप्शंस। तो पेशेंट को हेल्प करने के लिए वील गो टू एनी एक्सटेंट।